व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अनब्रोकन। तो अगर आपको ज़िंदगी और मौत के बीच का अंतर जानना है तो ये कहानी आपको इस सवाल का जवाब दे देगी, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी सुननी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कुछ फाइटर प्लेन्स दिखाए जाते हैं जो एक जगह पर हमला करने जा रहे थे और तभी उन पर नीचे से हमला होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सोल्जर किसी तरह से बचकर फाइनली अपने टारगेट पर बॉम्ब गिरा देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वेल गाइस, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है लुइस, जो कि बहुत ही शरारती होता है। वो बहुत से बुरे काम करता है, जैसे कि शराब पीना, सिगरेट पीना और बहुत ही कुछ। जब उसके माँ बाप को इस बारे में पता चलता है तो उसकी बहुत पिटाई होती है, लेकिन लुइस के ऊपर इस चीज़ का कोई भी असर नहीं होता है। वो दोबारा से उन्हीं कामों को शुरू कर देता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसका बड़ा भाई जिसका नाम पीट होता है वो उससे बिल्कुल अलग होता है। एक दिन लुइस किसी ग्राउंड में शराब पी रहा था और उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं और वो उनसे बचकर वहाँ से भागना चालू कर देता है और उसे भागते पीट भी देख लेता है। वो उसे इतनी तेज भागते हुए देखकर हैरान हो जाता है। पीट उसके पास जाता है और उसे रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है। वो उसका जोश बढ़ाता है और कहता है कि तुम एक अच्छे रनर बन सकते हो, तुम बहुत तेज भागते हो। लेकिन वहीं लुइस उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मेरी तरह भाग सकते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। पर पीट उसका हौसला बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है कि तुम एक अच्छे रनर फ्यूचर में बन सकते हो, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिसके बाद वो उसे प्रैक्टिस करवाना चालू कर देता है और कुछ समय बाद लुइस के स्कूल में एक रेसिंग कंपटीशन होता है जिसमें लुइस भी हिस्सा लेता है, लेकिन वो जानबूझकर धीरे दौड़ता है। वो चाहता था कि वो रेस ना जीते, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है रेस में। लेकिन तभी उसका भाई उसे बोलता है कि बेवकूफ़, तेज दौड़ो। और ये सुनकर लुइस का ईगो हर्ट हो जाता है और पूरी रफ्तार से वो भागना चालू कर देता है। देखकर उसके कोच भी हैरान हो जाते हैं और इतनी तेज भागने की वजह से वो ये रेस जीत जाता है। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि पीट साइकिल पे है और लुइस भाग रहा है और भागते भागते वो बड़ा हो जाता है। अगले सीन में लुइस एक और रेस में भाग लेता है और इस रेस में जो जीतेगा उसे ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिल जाएगा। और अब रेस शुरू होती है और लुइस अपनी पूरी जान लगा देता है इसमें भागने के लिए और तभी उसके साथ वाला रनर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली है। वो साइड हटकर और तेज भागता है और सभी को पीछे करके रेस जीत जाता है। ये देखकर उसके माँ बाप बहुत ही खुश होते हैं और भाई भी बहुत खुश होते हैं। वो इतनी तेज दौड़ता है कि वो एक नया रिकॉर्ड बना लेता है, 4 मिनट 1 सेकेंड का। इतनी तेज कोई आज तक नहीं दौड़ा था और अब उसका ओलंपिक में सिलेक्शन भी हो जाता है। जब वो ट्रेन से ओलंपिक के लिए जा रहा होता है तो अपने भाई से बोलता है कि चलो तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन पीट मजाक में कहता है कि तुम वहां जाके जीतने वाले तो हो नहीं, वहां जाके तुम्हारी हार मैं क्यों देखूं। लुइस बोलता है कि हाँ मुझे पता है मैं नहीं जीतूंगा, लेकिन तुम देखना अगले ओलंपिक में मैं जीत के जरूर आऊंगा। ये बोल के वो ट्रेन में बैठ जाता है और जाते जाते उसका भाई उससे कहता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना और कभी हिम्मत मत हारना। ये बोल के वहाँ से ओलंपिक के लिए निकल जाता है और वहाँ पहुँचने में उसकी रेस शुरू हो जाती है जिसमें वो कुछ खास नहीं कर पाता और उसकी रेस को पूरी फैमिली रेडियो पर सुन रहे थे और ये सुनकर सभी लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जैसे ही लास्ट राउंड आता है लुइस को अपने भाई की कही हुई बात याद आ जाती है और वो इतनी तेज भागता है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है जिसमें वो लास्ट लैप को सिर्फ 56 सेकंड में कंप्लीट कर देता है और ये हुआ था 1936 के ओलंपिक में। ये देखकर पूरा स्टेडियम लुइस के नाम से गूंजने लगता है और सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके मॉम डैड भाई जब ये न्यूज़ सुनते हैं तो वो बहुत ही खुशी होते हैं, उनके खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। और लुइस का अब टारगेट था 1940 ओलंपिक टोक्यो में जो होने वाला था, जिसमें वो अपने देश के लिए एक सोने का सिक्का लेके आने वाला था, यानी कि गोल्ड मेडल। लेकिन ये सपना उसके लिए एक सपना ही रह गया था क्योंकि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, जिस वजह से 1940 का टोक्यो ओलंपिक कैंसिल हो जाता है। जिसके बाद हम पहुंचते हैं सीधा 1943 में, जो कि प्रेजेंट का टाइम है, जहां पे हमें पता चलता है कि लुइस अब अमेरिकन सेना में भर्ती हो गया है और उसके साथ 2 और लोग भी होते हैं जो कि दुश्मनों के प्लेन पर अटैक कर रहे थे। उनका टारगेट होता है जापान का एक कैंप। वो इस मिशन में कामयाब भी होते हैं जैसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, लेकिन घर आते टाइम उनका जहाज पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और इस हमले में उनका एक साथी भी बुरी तरह से घायल हो चुका था और इस वजह से उन्हें अब लैंडिंग करनी होगी। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं होता। पायलट पूरी कोशिश करता है और इसी बीच उनका एक टायर भी फट जाता है, लेकिन पायलट हिम्मत नहीं हारता, वो उस प्लेन को जैसे तैसे करके लैंड करा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुइस अभी भी रनिंग कर रहा है, उसका दोस्त उसके साथ जीप में चल रहा होता है और इसी बीच उसके कुछ और दोस्त आते हैं जो उससे कहते हैं कि अभी एक ऑर्डर आया है, हमें कुछ लोगों को समुद्र में ढूंढने जाना होगा जो कि वहाँ पर फंसे हुए हैं। और इसके बाद ये लोग अपनी उसी प्लेन को लेके दोबारा से उड़ान भरते हैं, लेकिन वो प्लेन इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि थोड़ी दूर जाने पे उसका एक इंजन में आग लग जाती है
और देखते ही देखते इनका दूसरा इंजन भी खराब हो जाता है। अब इनके पास कोई चारा नहीं था तो वो प्लेन सीधा समुद्र में जाकर गिरता है और उस प्लेन में लुइस और 2 साथी को छोड़कर बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। वो लोग जैसे तैसे उस प्लेन में मौजूद एयरबोट को लेकर बाहर निकलते हैं और अपनी जान किसी तरह से बचाते हैं। अब जो लुइस के साथी बचे थे उनके नाम थे मैक और फिल। मैक लुइस से बोलता है कि अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन लुइस उसे कहता है कि इतनी जल्दी तुम कैसे हार मान सकते हो, तुम एक सिपाही हो, हम ज़रूर जिंदा बचेंगे। और तभी लुइस को उस बोट पे कुछ खाने का सामान मिलता है जिसमें कुछ चॉकलेट्स और एक पानी की बोतल थी। इस सामान को देख के वो अपने साथियों से बोलता है कि हमें एक एक चॉकलेट के टुकड़े को सुबह शाम खाना है, क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि हम लोगों को कब और कौन बचाने आएगा। अब तीनों समुंदर के बिल्कुल बीच में होते हैं। वो जहाँ भी नजर घुमाते थे उन्हें सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा था। वो पूरी रात उसी बोट पर गुजार देते हैं, पर अगली सुबह उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उनके ऊपर से एक प्लेन गुजर रहा था। ये देख के वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और जल्दी से फ्लेयर गन छोड़ते हैं, लेकिन वो प्लेन उन लोगों को बिना देखे वहाँ से चला जाता है, जिससे कि इनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। इसी बीच लुइस देखता है कि जो चॉकलेट का पैकेट था वो पूरी तरह से खाली हो चुका है। वो अपने साथी मैक पे बहुत चिल्लाता है, क्योंकि मैक ने ही एक बार में सारी चॉकलेट खा ली थी। लुइस उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो मैक उससे कहता है कि मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। लुइस बोलता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा और ऐसा फ़र्क पड़ेगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। अब उन लोगों को उस बोट पे रहते रहते पूरे 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिन से भूखे प्यासे होने का असर उनके चेहरे पर दिखने लग जाता है। वो बस ऊपर वाले से मिन्नतें कर रहे होते हैं कि उन्हें कोई बचा ले। तभी उनकी ऊपर वाली सुन लेता है और उन्हें कोई बचाने तो नहीं आता, लेकिन हाँ उनकी भूख का इलाज हो जाता है। उनके पास एक बड़ा सा पंछी आके बैठता है, जिसे देख के लुइस अपने साथी की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर हमें अपनी भूख मिटानी है तो इसे पकड़ना होगा। जिसके बाद मैक अचानक से उस पंछी को पकड़ लेता है और वो लोग अपनी भूख मिटाते हैं, लेकिन वो खाना उनका पेट के अंदर जाने के बजाय बाहर आ जाता है। सारे लोग उल्टियाँ करने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कच्चा खाना होता है। और तभी फिल कहता है कि हम लोग क्यों ना मछलियाँ को पकड़ कर खाएं, और वो बोलता है कि अब तो हमारे पास चारा भी है। जिसके बाद वो एक एक करके मछली पकड़ते हैं और उसे खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे। ये उनके लिए अच्छा खाना तो नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें काम चलाना पड़ेगा। अब कच्ची मछलियाँ दोस्तों आप भी सोच सकते हैं कि उसका टेस्ट कैसा होगा, लेकिन जब अपनी जान बचानी हो तो कुछ भी चलता है। अब उन्हें अपनी भूख के लिए एक चीज़ तो मिल गई थी, लेकिन एक मुसीबत कम नहीं होती कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। उसी रात समुंदर में तूफान आ जाता है और बड़ी बड़ी लहरें उठना चालू हो जाती है, जिसे वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वहाँ बारिश हो जाती है और इतनी दिनों बाद वो पेट भर कर पानी पीते हैं। सबकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, लेकिन आज 27 दिन बाद उन्हें फिर से एक उम्मीद दिखती है। एक और प्लेन उनके ऊपर से गुजरता है और वो उसे इशारा करते हैं और फ्लेयर गन छोड़ते हैं, लेकिन ये प्लेन अमेरिका का नहीं बल्कि जापान का होता है, जिस वजह से वो उनकी जान बचाने के बजाय उन्हीं पर हमला कर देता है। और इसके बाद तीनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वो जापानी फाइटर प्लेन लगातार गोलियां चलाए जा रहे थे, जिसकी वजह से इनकी बोट में छेद हो जाता है। अब इनके पास एक ही बोट बचती है और इस तरह से कई दिन और बीत जाते हैं। अब इन्हें समुंदर में पूरे 45 दिन हो चुके थे और कोई भी इंसान इतने कम खाने पीने की वजह से 45 दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। और यही सेम मैक के साथ होता है। वो इन हालातों में खुद को संभाल नहीं पाता, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। लोग बहुत उदास होते हैं और उसे समुंदर में छोड़ देते हैं और फिर दोनों अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन उन दोनों की किस्मत में कुछ और लिखा था। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें इस कड़ी धूप में एक छाया दिखती है, लेकिन ये छाया उनके लिए एक नया अंधेरा लाने वाली थी दोस्तों। और ये छाया पेड़ की नहीं बल्कि जापानीज शिप की होती है। जापान के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और जापानीज कैंप में ले जाते हैं, जो कि जंगल के बीच में होता है। वहाँ का हेड लुइस को पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है जिसमें लुइस की ओलंपिक वाली फोटो थी। दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, तो अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई चल रही है। इस वजह से लुइस अब इनका दुश्मन है और अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वो इन लोगों को अंधेरे कमरे में बंद करके रखते हैं और इन्हें बहुत ही मारते हैं। अगले दिन वो दोनों उनसे कपड़े उतारने को कहते हैं और लुइस और फिल दोनों कपड़े उतार कर घुटने पर बैठ जाते हैं। अब लुइस से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। कुछ दिन बाद इन लोगों को एक नए जापानीज कैंप में भेजा जाता है, जहां पे हजारों की तादाद में अमेरिकन सैनिकों को गुलाम बनाकर रखा गया था। हम देखते हैं कि कैंप में बस चारों तरफ दहशत होती है, सभी लोगों पर बहुत ही
जुल्म किया जा रहा था। कैंप का जो इंचार्ज होता है जिसका नाम होता है कॉर्पोरल वतनामी, जो कि अमेरिकन से सख्त नफरत करता है, वो सारे लोगों को कहता है कि तुम सारे अमेरिकन हो और अमेरिका हमारा दुश्मन है, इसलिए तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक किया जाएगा। और लुइस उसकी तरफ देख रहा होता है। सभी लोग नज़र झुकाए होते हैं लेकिन लुइस की नज़र उसकी तरफ होती है और कॉर्पोरल उसे देख लेता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मेरी आंखों में देखो। जैसे ही लुइस उसकी तरफ देखता है वो उसे अपने डंडे से मारता है और बोलता है कि मेरी तरफ आंख उठाकर कभी मत देखना। यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई आम कैंप नहीं है, यहाँ अच्छे अच्छे लोग हिम्मत हार जाते हैं। और इसके बाद रात हो जाती है और सभी सैनिक सोने चले जाते हैं, लेकिन जहाँ वो सोते हैं वो जगह बेहद बहुत ही बुरी होती है, वहाँ कोई जानवर भी नहीं रह सकता, लेकिन ये मजबूर हैं इसलिए सभी सैनिक वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह कॉर्पोरल सभी लोगों को बोलता है कि तुम लोगों में से एक कुक है और एक ओलंपिक रनर है। वो पूछता है कि ओलंपिक रनर कौन है, तो लुइस अपना हाथ उठाता है और वो अपने एक आदमी से उससे रेस लगवाता है। लेकिन लुइस दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से थका हुआ है, घायल है, उसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो भाग सके, इस वजह से वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर कॉर्पोरल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम ओलंपिक की जीतने के लायक नहीं हो, और वो उसे जख्मी हालत में ही उसे मारना चालू कर देता है। कॉर्पोरल दोस्तों अपनी सारी दुश्मनी लुइस को मारकर निकाल रहा था। वो सिर्फ लुइस को ही टारगेट कर रहा था। शायद उसे पता था कि ये कोई आम सैनिक नहीं है, उसे पता था कि ये इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। अब इस कैंप में कुछ ऐसे सैनिक भी होते हैं जो वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकामयाब होती है और जब ये बात कॉर्पोरल को पता चलती है तो उनके साथ जानवरों वाला सुलूक किया जाता है और उन्हें भी बुरी तरह से मारा जाता है। एक दिन लुइस और फिल काम करते समय आसमान को देखते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि अमेरिकन प्लेन अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, वो यहाँ पे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। और उन्हें ऐसे बातें करते हुए कॉर्पोरल देख लेता है और फिर वो उन्हें आधी रात को नींद से उठाकर बेल्ट से मारता है, उन्हें बहुत मारता है। और कुछ दिन बीतने के बाद कैंप में जापानीज रेडियो से कुछ लोग आते हैं जो लुइस को बुला के उसे बताते हैं अमेरिकन आर्मी तुम्हारी फैमिली को कह रही है कि तुम मर चुके हो, क्या तुम अपनी फैमिली को बताना चाहोगे कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो लुइस उनकी बात मान लेता है और रेडियो पर जाकर अपने जिंदा होने का सबूत देता है। वो बोलता है कि 2 साल में पहली बार मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वो अपनी फैमिली से बोलता है कि आप लोग मेरी चिंता मत करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जापान के एक ट्रेनिंग कैंप में हूँ। और वो झूठ बोलता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो अपने माँ बाप से बोलता है कि डैड आप अपनी बंदूक तैयार रखिएगा, जब मैं वापस आऊँगा तो हम लोग साथ में शिकार करने चलेंगे। और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आपके खाने को बहुत मिस करता हूँ। और लास्ट में वो उन्हें मैरी क्रिसमस बोलकर रोने लगता है दोस्तों। और जब ये खबर उसकी फैमिली वाले उसकी माँ सुनते हैं तो वो बहुत ही रोते हैं, उन्हें बहुत ही अफसोस होता है, वो बहुत उदास हो जाते हैं अपने बेटे को याद करके। और इसके बाद जापानीज ऑफिसर उसे एक पेपर देते हैं और साइन करने को कहते हैं और कहते हैं कि इस पेपर पर जो भी लिखा हुआ है वो तुम्हें रेडियो पर जाकर बोलना है। दरअसल दोस्तों उस पेपर पर अमेरिका के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी होती है और इसे पढ़ने के बाद लुइस साइन करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने देश को धोखा नहीं दे सकता। वो जापानीज ऑफिसर उसे दोबारा बोलते हैं कि अगर तुमने साइन कर दिया तो तुम भी कुछ अमेरिकन की तरह आराम की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन लुइस ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद उसे वापस कैंप में भेज दिया जाता है और जहां उसका स्वागत कॉर्पोरल करता है। वो उसे बोलता है कि मुझे पहले ही दिन पता चल गया था कि तुम मेरी तरह मजबूत हो, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि तुम एक अमेरिकन हो और मुझे अमेरिकन लोगों से नफरत है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर बस एक ही कमी है, तुम किसी बात को नहीं मानते, लेकिन आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बात कैसे मानते हैं। इसके बाद वो लुइस को सभी अमेरिकन सैनिक के सामने खड़ा करता है और सबसे कहता है कि सारे कैदी सामने आकर लुइस को एक घूसा मारेंगे, लेकिन अमेरिकन कैदी उसे मारने से मना कर देते हैं। और तभी कॉर्पोरल फिल को लेके आता है जो कि बहुत ही जख्मी था, इन लोगों ने उसे मार मार कर बहुत ही जख्मी कर दिया था। और कॉर्पोरल बोलता है कि अगर तुमने इसे घूसा मारना शुरू नहीं किया तो मैं फिल को इतना मारूंगा कि ये मर जाएगा। लुइस घबराते हुए सबको कहता है कि आओ मुझे मारो, जिसके बाद सारे लोग एक एक करके उसे थप्पड़ मारना, उसे घूसा मारना शुरू करते हैं और इतने सारे लोगों की मार खाकर लुइस अब बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन वो अपने दोस्त को मरने से बचा लेता है। ये सीन देख के आपको रोना आ सकता है क्योंकि आपको भी कहीं न कहीं लुइस का दर्द महसूस हो रहा होगा। अब कुछ दिन बाद ठंड का मौसम आ जाता है और कैंप में बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। सारे कैदी इकट्ठा होकर एक कॉमेडी शो करते हैं जिससे वो थोड़ा सा हंस सकें और अपने उन सारे दर्द को भुला सकें। तभी वहाँ कॉर्पोरल आके लुइस के पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि मेरा ओमोरी में प्रमोशन हो गया है। और ये सुन के लुइस मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि अब कॉर्पोरल यहाँ से जा रहा है और अब कॉर्पोरल के वहाँ से जाने के कुछ
कुछ दिन बाद कैंप में बमबारी हो जाती है, जिससे कि वहाँ पर काफ़ी कैदी और कुछ जापानीज सैनिक मारे जाते हैं। उनका कैंप भी अब रहने लायक नहीं था, पूरी तरह से उसमें आग लग चुकी थी और इस वजह से अगली सुबह उन्हें एक दूसरे कैंप में शिफ्ट करा जाता है जो कि ओमोरी में होता है। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सारे कैदी एक लाइन में खड़े होते हैं और तभी उस कैंप का इंचार्ज आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कॉर्पोरल होता है और उसे देखकर लुइस के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो लड़खड़ा जाता है लेकिन उसके साथ ही उसे गिरने से बचा लेते हैं और लुइस समझ गया था कि अब कॉर्पोरल उसे फिर से जीने नहीं देगा। इसके बाद हम उस कैंप को देखते हैं जो कि पिछले कैंप से भी बदतर होता है। यहाँ पर जो भी कैदी पहले से मौजूद थे वो बहुत ही कमजोर और जख्मी थे, लेकिन इसके बावजूद उनसे काम करवाया जा रहा था। यहाँ का काम बेहद खतरनाक होता है। उन्हें एक नाव में से कोयले को बाहर निकालना होता है। ये काम उन्हें ठंड में करना था और एक बारी जब लुइस उसके साथ ही कोयला भर रहे होते हैं तभी एक कैदी चक्कर खाकर ऊंचाई से नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। ये देख के वहाँ खड़े सारे कैदी बहुत ही डर जाते हैं और कुछ दिन बाद लुइस जब काम कर रहा होता है तो एक जापानीज सैनिक उसे धक्का दे देता है, जिससे कि वो गिर जाता है और उसे बहुत ही चोट आती है। मतलब इन सभी कैदियों पर बहुत ही जुल्म किए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन गिरने के बाद भी लुइस हिम्मत नहीं हारता। वो फिर से उठता है और काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आखिर कब तक कोई भी इंसान बिना कुछ खाए पिए इतनी ठंड में काम कर सकता है। और ऐसे ही एक दिन लुइस काम करते करते थोड़ा सा आराम करने लगता है और आराम करते हुए देखकर उसे एक जापानीज सैनिक कॉर्पोरल के पास ले जाता है और उसे कहता है कि ये काम नहीं कर रहा है। और अब इस मूवी में वो सीन आता है जिसे देख के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कॉर्पोरल उससे कहता है कि ये सामने जो लकड़ी रखी हुई है उसे उठाओ, जो कि बहुत ही भारी होती है। लुइस इस हालत में नहीं था कि वो इस भारी चीज़ को उठा सके, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठा देता है। और कॉर्पोरल इसे कहता है कि इसे अपने सर के ऊपर करो और वो ये भी कर लेता है। फिर वो अपने जापानीज सोल्जर से कहता है कि अगर इसने ये लकड़ी नीचे करी तो इसे गोली मार देना। थोड़ी देर हो जाती है और धीरे धीरे करके वो लकड़ी नीचे आने लगती है, जिसे देख सारे कैंप में सन्नाटा छा जाता है। अब क्या होगा? सभी लोग काम छोड़कर लुइस को देखने लगते हैं। क्या वो उसे मार देंगे? वो सभी लोग सोच रहे थे कि क्या वो जापानीज सोल्जर उसे मार देंगे और सारे सोल्जर भी लुइस की तरफ देखने लग जाते हैं। पर तभी लुइस को अपने भाई की कही हुई बात याद आती है कि चाहे ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कभी भी अपने ऊपर से विश्वास मत खोना। लुइस भी एक ओलंपिक रनर है दोस्तों, वो इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता है। और कुछ पल बाद वो तेज से चिल्लाता है और उस लकड़ी को सर से ऊपर उठा लेता है, जिसके बाद वो जोश भरी आंखों से कॉर्पोरल को घूरने लगता है और कॉर्पोरल को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे बार बार बोलता है कि मुझे घूरना बंद करो, लेकिन वो नहीं रुकता और आखिर में कॉर्पोरल भागते हुए उसके पास आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। लेकिन लुइस फिर भी उसकी आंखों में देखता जा रहा था। इसी बीच उसे अपनी ट्रेनिंग के दिन याद आने लगते हैं और साथ साथ में अपनी फैमिली, अपना भाई, सब कुछ याद आने लगते हैं। उसकी पूरी फैमिली फ्लैशबैक में याद आने लगती है और जब कॉर्पोरल को लगता है कि अब उसे इस डंडे की मार का कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो उसे पंचेस मारने लगता है, उसे घूंसे मारने लगता है। लेकिन वो भी आखिर में उसे मारते मारते थक जाता है और वहीं बैठ जाता है। अब लुइस के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठ के सोने जा सके। वो पूरी रात वहीं पड़ा रहता है और सुबह हो जाती है। कुछ दिन बाद सारे कैदियों को एक साथ खड़ा किया जाता है और जापानीज सोल्जर उनसे कहता है कि हमारे देश के नए भविष्य के लिए तुम सभी को नहाने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ सारे लोगों को लगता है कि शायद अब उन्हें मार दिया जाएगा। वो सभी उस नदी में नहाने लगते हैं और तभी उन्हें आसमान में एक प्लेन दिखता है। जब वो करीब आता है तो सभी खुशी के मारे झूम उठते हैं, क्योंकि वो जहाज अमेरिका का था और अब अमेरिकन जहाज जापान में उड़ रहा है। इसका मतलब अब जंग खत्म हो चुकी है और वो सभी आज़ाद हो चुके हैं। ये देखकर सभी कैदी खुशी के मारे झूम उठते हैं और इतने मुश्किलों के बाद वो सभी आज़ाद हुए थे। अब वो प्लेन्स नीचे ड्रॉप गिराना चालू कर देते हैं, जिसमें खाना पीने का सामान होता है, जैसे कि आपको AWM PUBG में मिलती है ड्रॉप में। लेकिन वही लुइस, जो कि अभी भी सोच में होता है कि आखिर कॉर्पोरल उससे इतना नफरत क्यों करता था, वो जाने से पहले कॉर्पोरल के कैबिन में जाता है, लेकिन तब तक कॉर्पोरल वहां से जा चुका था। लुइस वहीं बैठ जाता है और उसके बचपन की फोटो देखने लगता है। अब फाइनली दोस्तों वो अपने देश अमेरिका आता और आते ही सबसे पहले अपने देश की मिट्टी को चूमता है और फिर अपने परिवार को गले लगाकर रोने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये पूरी फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कहानी के आखिर में हमें लुइस जैम्परेनी की सच्ची रियल फोटो दिखाई जाती है और ये भी बताया जाता है कि उन्होंने 1947 में शादी कर ली थी, जिसके बाद उनके 2 बच्चे हुए और लुइस का दोस्त फिल, जिसको भी हमने मूवी में देखा था, वो भी बच गया और उन्होंने भी शादी कर ली थी। और कॉर्पोरल, जिसको द बर्ड नाम का टैग दिया
दिया गया था, वो कई सालों तक कहीं छुपा रहा, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला वो कहाँ गया। अब दोस्तों कई सालों बाद लुइस वापस जापान गया कॉर्पोरल से मिलने के लिए, लेकिन वो उनसे नहीं मिला। आखिर में हमें बताया जाता है कि लुइस चैम्प्रेनी ने आखिरकार अपना दोबारा से ओलंपिक में दौड़ने का सपना पूरा करा, वो भी 80 साल की उम्र में। ये देख के आपको एक लाइन याद आ गई होगी कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए और सपने देखे जाते हैं पूरे करने के लिए। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसी तरह की और फिल्में देखना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।